हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे आप अपनी पढ़ाई को। तो जैसा कि हम इस पॉलिटी की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे और अभी तक जो हम लोगों ने देख रखा है वो हमने देख रखा है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट तक हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा था। हम लोगों ने पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देखा था, जिसमें हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में काफी पढ़ाई करी थी और जानने की कोशिश की थी कि क्या होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, क्या काम होते हैं उनके, वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से अपॉइंट होते हैं, किस तरीके से इम्पीचमेंट होता है। तो सारी चीज़ों को हमने कवर कर रखा है। उसी सीरीज़ में आगे हम इस लेक्चर में देखेंगे कि पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ही पार्लियामेंट का रोल क्या है और प्राइम मिनिस्टर क्या होता है और किस तरीके से उसका रोल होता है, क्या पावर्स होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को अपन देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और जैसा कि आप जानते हैं पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद, और भारत की जो संसद है, जहाँ पर सारे कानून को बनाया जाता है, उसी को पार्लियामेंट कहते हैं। वही होती है संसद जहाँ पे अपने देश की जो रूल रेगुलेशन को तैयार किया जाता है, वो वहाँ पे बनता है। तो अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की संसद को बोलते हैं कांग्रेस, अफ़गानिस्तान की संसद को बोला जाता है शूरा, और रशिया जैसे कि आजकल न्यूज़ में है काफ़ी, तो वहाँ की संसद को बोलते हैं ड्यूमा, और जो जापान जो कंट्री है वहाँ की संसद को बोलते हैं डाइट। तो ऐसे ही तमाम दुनिया के अंदर जो 193 कंट्रीज़ हैं, उन सभी की अपनी संसद है और उन सबका अपना काम करने का तरीका होता है। तो आइए देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो संसद है वो किस तरीके से काम करती है, यहाँ पर लोग किस तरीके से आते हैं, क्या-क्या काम करते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट होता है, कैसे इम्पीचमेंट होता है, या फिर कैसे वो अपना टेन्योर पूरा करके जाते हैं। तो क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, तो इन सारे मुद्दों पे अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जैसा कि हमको पता है कि हमारे देश का जो एग्जीक्यूटिव हेड है, जो सर्वे सर्वा है, जो सब कुछ करने वाला है, एक राजा के तौर पर जिसको मानते हैं हम, वो है हमारे देश का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सलाह देने के लिए जो है वो संसद बनाई जाती है। भारत के अंदर जो पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए एक क्या बोल सकते हैं, पार्लियामेंट को बनाया जाता है। और जैसा कि हमारे आर्टिकल के जो हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 79 है, वो कहता है कि एक पार्लियामेंट होनी चाहिए। हमारे देश में क्या होनी चाहिए? पार्लियामेंट होनी चाहिए। जो आर्टिकल 79 है वो कहता है कि हमारे देश में एक पार्लियामेंट होनी चाहिए, और उस पार्लियामेंट शब्द को सुनते ही आपके दिमाग में ऐसा एक फिगर जो है वो बन जाना चाहिए। इस पार्लियामेंट का पार्ट होता है पहले प्रेसिडेंट, और उसके बाद आती है राज्यसभा, और उसके बाद आती है लोकसभा। आर्टिकल 79 कहता है कि एक पार्लियामेंट होनी चाहिए, पार्लियामेंट होनी चाहिए, और पार्लियामेंट में एक प्रेसिडेंट होगा, फिर उसके बाद राज्यसभा होगी, और उसके बाद लोकसभा होगी। तो हमारे देश के अंदर जो संसद है, संसद का जो सबसे अभिन्न अंग है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है हमारे देश का राष्ट्रपति, और उसके बाद एक राज्यसभा, और उसके बाद लोकसभा। जो राज्यसभा होती है और जो लोकसभा होती है, इन दोनों का अपॉइंटमेंट इसलिए किया गया है ताकि ये दोनों या इन दोनों के जो मेंबर्स हैं वो राष्ट्रपति को अच्छा सलाह दे सकें, संवैधानिक तरीके से देश को चलाने के लिए, देश की प्रजा या देश के लोगों के लिए अच्छे नियम कानून बनाने का काम जो है इस संसद को दिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आर्टिकल 79 जो है वो कहता है कि हमारे देश में एक संसद होनी चाहिए, और आर्टिकल नंबर 80 जो है वो कहता है कि हमारे देश के अंदर राज्यसभा होगी, जिसको हम अपर हाउस कहते हैं, पढ़े लिखे लोगों की सदन बोलते हैं। और दूसरे नंबर पे आर्टिकल 81 जो है वो कहता है कि एक लोकसभा होगी। लोकसभा के अंदर जो लोग होंगे वो जनता के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो इन सारी बातों को अपन डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले जो बात आती है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, ताकि राष्ट्रपति देश को चला सके, उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। तो मंत्री परिषद जो है वो कहां पे आएगी? वो लोकसभा और राज्यसभा जो है उसी को क्या बोल रहे हैं? मंत्री परिषद। तो एक यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जिनका काम होगा
देश के लिए कानून व्यवस्था को बनाना और उन कानून व्यवस्था को लागू करवाना। तो ये लोग एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं भारत देश के अंदर। कहने का मतलब जो भी कानून बना है उस कानून का पालन ठीक से करवाने का काम जो है इसी एग्जीक्यूटिव का रहता है। तो एक मंत्री परिषद, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो तय की जाएगी, बनाई जाएगी। और ये आर्टिकल नंबर 74 जो है हमारे संविधान का, आर्टिकल 74 जो है हमारे संविधान का, वो कहता है कि एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का काम क्या होगा? राष्ट्रपति को सलाह देने का काम होगा। अब ये जो मंत्री परिषद है वो कहां से आएगी? वो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर से आएगी। तो यहां पर 3 प्रकार के मंत्रियों के बारे में बताया गया है कि इंडिया के अंदर 3 प्रकार के मंत्री होंगे। वो मंत्री जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो सीनियर मोस्ट हैं, जो सब कुछ देखते हैं या फिर उन्हीं का जो डिसीजन है वो चलता है, तो उनको बोलते हैं हम सीनियर मिनिस्टर्स। और यही सीनियर मिनिस्टर्स जो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के तौर पर काम करते हैं, यही कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। जैसा कि हमको पता है कि हमारे देश के अंदर एक क्या बोल सकते हैं, होम मिनिस्टर है, तो वो जो होम मिनिस्टर है वो कैबिनेट मिनिस्ट्री का पार्ट है। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें, हम रेलवे मिनिस्ट्री की बात करें, डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करें, तो ये सब कैबिनेट मिनिस्ट्री का ही पार्ट है। और जो इन पदों के ऊपर काबिज जो लोग हैं ये सबसे बड़ा ओहदा होल्ड करते हैं और ये लोग जो है सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स हैं, इनको कैबिनेट मिनिस्टर्स कहा जाता है। देश के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो इन्हीं मिनिस्टर्स के द्वारा लिए जाते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम आया था, ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम आया था, कहने का मतलब कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर जो पोजीशंस दी जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं, ये किस एक्ट के तहत आया था? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत पोर्टफोलियो सिस्टम बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो फिर उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो मंत्री आते हैं वो आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, राज्य मंत्री जिनको बोला जाता है। इनका जो ओहदा होता है ये दूसरे नंबर का होता है। सबसे ऊपर का जो ओहदा होता है वो होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स का, और सेकंड नंबर पे आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, और थर्ड नंबर पे आते हैं वो जो सबसे जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं और इनको बोलते हैं उप मंत्री। उप मंत्री इनको कहा जाता है, डेप्यूटी मिनिस्टर्स जाने जाते हैं। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पार्ट है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स का होता है। ये जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं ये स्वतंत्र प्रभार होते हैं और जब भी इनको कॉल किया जाएगा, जब भी जरूरत होगी तो ये आएंगे और इनसे जो बोला जाएगा वो ये काम करेंगे। डेप्यूटी मिनिस्टर्स जो होते हैं ये मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स को असिस्ट करने का काम करेंगे। ये कैबिनेट मिनिस्ट्री में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो हम लोगों ने देखा कि 3 टाइप के मिनिस्टर्स हैं। फर्स्ट इज कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड उसके बाद डेप्यूटी मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो सारा इंपॉर्टेंट काम होल्ड करते हैं, सारे डिसीजंस उनके ही थ्रू होकर के जाता है। जो मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होते हैं, इनका काम होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करना, सलाह देना। और जो उप मंत्री होते हैं उनका काम होता है राज्य मंत्रियों को सलाह देना। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के मंत्री हो गए। ये और ये जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा। इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम क्या है? राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करना है। आर्टिकल 74 में ये बोला गया है। और इन सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर इन सभी मिनिस्टर्स का जो हेड है, जो सरदार है, वो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। तो इन सभी को लीड कौन कर रहा है? तो प्रधानमंत्री लीड कर रहा है। और एक स्मॉलर एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है यूनियन कैबिनेट में, उसको वही क्या करती है? सुप्रीम डिसीजन मेकिंग का काम करती है। ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो सबसे बड़े मंत्री हैं, यही सारा का सारा कानून बनाने का काम करते हैं। इन्हीं के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है वही कानून बनता है देश के अंदर। There shall be a council of ministers within the prime minister at the head to aid and advise president। तो हम लोगों ने जैसा पढ़ा कि आर्टिकल 74 जो है वो बस एक लाइन में ये कहता है कि भारत के अंदर एक मंत्री परिषद होगी। उस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा और उस मंत्री परिषद का जो काम है वो होता है राष्ट्रपति को सलाह देना, ताकि देश के लिए अच्छे कानून व्यवस्था को क्या किया जा सके? बनाया जा सके, और बनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखें अगर,
तो यहां पर आर्टिकल 74(1) में क्या बोल रहा है, वही चीज कह रहा है कि एक मंत्री परिषद होगी जो जिसका हेड होगा प्रधानमंत्री, और उसका काम होता है राष्ट्रपति को सलाह देना। तो अगर हम असल मायने में देखें तो भारत देश के अंदर जो सबसे ज्यादा एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जो सबसे बड़ा हेड है, वो प्रधानमंत्री ही रोल प्ले करता है। राष्ट्रपति जो है वो बस एक नाम का हेड है। जैसा कि आर्टिकल 53 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं इंडिया के, वो राष्ट्रपति के अंदर निहित हैं। लेकिन अगर हम देखें तो वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उस मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसके पास ही सारे के सारे पावर्स हैं, और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा ही डिसीजंस लिए जाते हैं, और उसका हेड कौन है, प्रधानमंत्री है। तो अगर हम डायरेक्टली देखें तो जो भारत का जो हेड है, एक तरीके से जो रियल पावर, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जिसके हाथ में है, वो है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति बस एक नाम के तौर पर, एक एग्जीक्यूटिव हेड के तौर पर है। तो यहां पर आप देखिए आर्टिकल 74 के अंदर अगर देखा जाए तो सारा रियल पावर किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है, ना कि राष्ट्रपति के पास। अब जो प्रधानमंत्री है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो उसका अपॉइंटमेंट करता है राष्ट्रपति। भारत के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के अंदर जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेकर के आती है सदन के अंदर, संसद के अंदर, तो उस सबसे बड़ी लीडिंग जो पार्टी होती है, जो उसका अध्यक्ष होता है, उसको ही प्रधानमंत्री के तौर पर चुना जाता है। और उस प्रधानमंत्री को चुनने का काम किसका है, तो राष्ट्रपति का है। एक प्रैक्टिकल वे में देखें तो प्रधानमंत्री का चेहरा पहले से ही क्लियर रहता है लोगों को, लेकिन अगर हम ऑन पेपर देखें, ऑफिशियली देखें, तो प्रधानमंत्री को चुनने का काम जो है वो राष्ट्रपति का होता है। और जो बाकी के अन्य मंत्री हैं उनका चुनाव भी राष्ट्रपति के ही द्वारा किया जाता है, लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों का चुनाव किया जाता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री है भारत का, उसको राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और जो अन्य मंत्री हैं, जो अदर मिनिस्टर्स हैं, वो भी राष्ट्रपति के ही द्वारा चुने जाते हैं। जैसे और उनके लिए सलाह कौन देता है, प्रधानमंत्री। तो जैसा कि हम पहले से देखते आ रहे हैं, राजा महाराजाओं के टाइम से देखते आ रहे हैं कि जो राजा होता है वो ही अपने लिए सेनापति को चुनता है, और बाकी के जो अन्य मंत्री होते हैं उनका भी चुनाव राजा के ही द्वारा किया जाता था। लेकिन सेनापति का जो क्या बोल सकते हैं फैसला या फिर डिसीजन या फिर सलाह जो होता था, उसी के बेसिस पे अन्य मंत्रियों को भी चुना जाता था। तो आज भी वैसे ही किया जाता है, हम यहां देख सकते हैं। आर्टिकल 74(2) जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहता है कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी एडवाइस दिया जाता है, जो भी बातें बताई जाती हैं मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को, उसको न्यायालय में घसीटा नहीं जाएगा। कहने का मतलब मंत्रिपरिषद ने जो भी सलाह दिया, गलत सही या जो भी सलाह दिए हैं उन्होंने, और जो उनके डिस्कशंस हुए हैं, वो संसद में क्वेश्चनेबल नहीं होंगे। यहां पर बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74(2) ऑन द क्वेश्चन वेदर any and if so what advice was tendered by the ministers to the president shall not be inquired into the court। तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर मंत्री परिषद है, उसका चुनाव राष्ट्रपति ने ही किया है, तो राष्ट्रपति ने अगर चुनाव किया है मंत्री परिषद का, तो मंत्री परिषद जो भी सलाह देगी, अब उसके ऊपर केस नहीं हो सकता है, न्यायालय उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता है। इस चीज को बिल्कुल क्लियर रखना है हमने। आर्टिकल 78 जो है वो कहता है, आर्टिकल 78 जो है वो कहता है कि ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि कोई भी फैसला जो सदन के द्वारा लिया गया है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जो भी फैसले लिए गए हैं, उसको राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम किसका है, तो प्रधानमंत्री का है। तो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जो भी फैसले लिए हैं उसको राष्ट्रपति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होगी, और इस बात को कहा गया है आर्टिकल नंबर 78 के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 78 जो ड्यूटी है प्रधानमंत्री की, कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी बातें हैं जो कि सदन के द्वारा या फिर मंत्रिपरिषद के द्वारा किया गया है, उसकी जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री की कि जा करके राष्ट्रपति को बताए। जैसे कि क्या होता था कि पहले के जमाने में जो सेनापति का काम था वो आज कौन कर रहा है, वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। तो जो अन्य मंत्रियों ने क्या फैसला लिया है उसको राजा तक पहुंचाने का काम जो होता था वो सेनापति का होता था। तो वो ऐसे ही आज भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है।
अब जैसे क्या फैसले या किन मुद्दों पे जो प्रधानमंत्री है वो अपने ओपिनियन या फिर मंत्रिपरिषद के ओपिनियन को राष्ट्रपति तक पहुंचाएगा, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए या फिर मंत्रिपरिषद क्या फैसला ले रही है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था बननी चाहिए, उसके बारे में। President requires submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which decision has been taken by the minister but not considered by the council। तो कहने का मतलब मान के चलिए कि अन्य जो बड़े मंत्री हैं उन लोगों ने कुछ फैसला लिया है, तो वो फैसला भी राष्ट्रपति को बताया जाएगा और राष्ट्रपति जो है वो पता करेगा कि बाकी के जो मंत्री हैं वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से। तो इन शॉर्ट अगर हम एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो जो भी फैसले संसद या फिर मंत्रिपरिषद ने लिया है उसकी इंफॉर्मेशन राष्ट्रपति को होनी चाहिए। और ऐसे भी हम लोगों ने पढ़ा है कि इस देश के अंदर कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन या कोई भी काम बगैर राष्ट्रपति के सलाह के या फिर बगैर राष्ट्रपति के इंफॉर्मेशन के नहीं किया जा सकता है। ये आर्टिकल नंबर 53 में हमने पढ़ा था, तो उस चीज को और पुख्ता करता है ये आर्टिकल नंबर 78। The Union Council of Ministers exercises executive authority। तो कहने का मतलब जो कार्यपालन का काम है वो किसका काम है, वो इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम एग्जीक्यूशन में क्यों है, एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स क्यों है ये, क्योंकि जैसे कि अब अगर कोई रेल हादसा होता है तो रेल हादसा अगर हो रहा है तो रेल मंत्री कहां से चुना गया, तो संसद से चुना गया। तो अब वो जो रेल मंत्री है वो किसका पार्ट हो गया, एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट हो गया। तो लेजिस्लेचर का तो पार्ट था ही, और लेजिस्लेचर का ही पार्ट अब किसका पार्ट हो चुका है, एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट हो चुका है। यही चीज यहां पे बता रहा है कि जो मंत्री परिषद है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है भारत की जो कार्यपालिका है वो है कौन, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्री परिषद है। यहां पर सीनियर एग्जीक्यूटिव बॉडीज होते हैं जिनको कहते हैं क्या, यूनियन कैबिनेट, विच इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द इंडिया। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि जो सबसे बड़े मंत्री होते हैं, जो सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनका ही फैसला जो होता है वो जो तय करते हैं उसी चीज को लागू किया जाता है इस देश के अंदर। तो दे आर द सीनियर एग्जीक्यूटिव, और जो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स ही है। ओनली प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट मिनिस्ट्री रैंक के जो मिनिस्टर्स हैं वही कैबिनेट के पार्ट हो सकते हैं। तो कहने का मतलब कैबिनेट जो होती है उस कैबिनेट का पार्ट केवल प्रधानमंत्री होता है और जो सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं वही हो सकते हैं। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि जो राष्ट्रपति होता है वो केवल नाम के लिए इस देश का कर्ता धर्ता है, लेकिन जो सारे के सारे पावर्स हैं, वो जो काम करने का क्या बोल सकते हैं पावर है, वो प्रधानमंत्री के ही हाथ में है। तो रियल पावर जो है एग्जीक्यूटिव का वो कौन है, प्रधानमंत्री है। ये आर्टिकल नंबर 75 में बोला गया है। तो आर्टिकल 74 बोलता है क्या, कि मंत्री परिषद होनी चाहिए, और आर्टिकल 75 बोलता है कि इस देश का जो कर्ता धर्ता है, जो कैबिनेट मिनिस्ट्रीज है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसका हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो वास्तव में जो सारी शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री के अंदर निहित है। आर्टिकल 77 जो है हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रपति के टाइम पे कि आर्टिकल 53 और आर्टिकल 77 जो है वो पावर देता है कि राष्ट्रपति जो है इस देश का सब कुछ है, एग्जीक्यूटिव हेड है। लेकिन आर्टिकल 77(1) क्या कह रहा है, सेज दैट ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 53 कहता था कि इस देश का जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो राष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 77(1) कहता है कि इस देश में कोई भी काम होगा तो वो राष्ट्रपति के नाम पर होगा, और उसके नाम पे करेगा कौन, तो आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री जो है इस देश के अंदर सारे काम करता है और वो राष्ट्रपति के नाम पर करता है। आर्टिकल 77(3) जो है वो कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल मेक अ रूल फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एलोकेशन अमंग द मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस। तो कहने का मतलब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो भी तय करने वाली बात है कि कौन किस मंत्रालय पे जाएगा, कौन क्या काम करेगा, वो जो डिग्निफाई करने का काम है, चुनने का काम है,
वो काम है राष्ट्रपति का। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे या फिर जो मिनिस्टर्स हैं उनको, जैसे प्रधानमंत्री को चुनने का काम किसका है? राष्ट्रपति का है। उसी तरीके से जो अन्य मंत्री हैं उनको भी चुनने का काम किसका है? राष्ट्रपति का ही है। और राष्ट्रपति किसके सलाह पर उनको चुनता है? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर चुनता है। तो यही चीज ये बोल रहा है कि कौन क्या काम करेगा, किसको कौन सा मंत्रालय मिलना चाहिए, ये तय तो प्रधानमंत्री ही करता है या पार्टी करती है, लेकिन ऑफिशियली डिक्लेरेशन कौन देगा? तो वो राष्ट्रपति देगा। The Prime Minister or any cabinet minister has right to speak and vote in the house where he is the member. कहने का मतलब देखिए, यहां पर यह कह रहा है कि हमारे देश के अंदर जो संसद है, संसद का मतलब होता है राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। तो कहने का मतलब दो दो सदने हैं हमारे यहाँ, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। उस राज्यसभा में से भी मंत्री चुने जाते हैं। जैसे हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो क्या है? वो राज्यसभा के मेंबर हैं लेकिन वो विदेश मंत्री हैं। तो कहने का मतलब उनको एक पोर्टफोलियो मिला हुआ है। जो हमारे लोकसभा के मेंबर हैं अमित शाह, वो क्या है? हमारे गृह मंत्री हैं। तो गृह मंत्री कहां से आ रहे हैं? लोकसभा से। जो विदेश मंत्री हैं वो कहां से आ रहे हैं? राज्यसभा से आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति भले ही किसी भी सदन का मंत्री है, वो दूसरे सदन में जाकर के बैठ सकता है। अगर कोई राज्यसभा का मेंबर है तो वो लोकसभा में बैठ सकता है। जो लोकसभा का मेंबर है वो राज्यसभा में जाकर के बैठ सकता है, वहां की सदन को देख सकता है, वहां की सदन की कार्यवाहियों को देख सकता है, वहां पर कुछ सलाह चाहे तो दे सकता है। लेकिन अगर कोई वोटिंग का मामला आता है तो वोटिंग में सिर्फ और सिर्फ अपने सदन के ही मेंबर्स वोट कर सकते हैं। अगर कोई लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा के वोटिंग में सिर्फ लोकसभा का मेंबर ही पार्टिसिपेट करेगा, राज्यसभा का मेंबर वोट नहीं कर सकता है। और राज्यसभा के भीतर अगर कोई लोकसभा का मेंबर है तो वहां पर बैठ तो भले सकता है, लेकिन राज्यसभा की वोटिंग प्रोसेस में लोकसभा का मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे कि अगर लोकसभा में कोई वोटिंग चल रही है तो डॉक्टर एस जयशंकर जो है वहां पर उस वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वहां पर बैठ करके सलाह दे सकते हैं। The Prime Minister or any cabinet minister has right to speak and vote in the house where he is not a member. He can speak but does not have right to vote. तो यही चीज कह रहा है कि वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा भाई। A PM who belongs to the upper house, अगर मान के चलिए कोई प्रधानमंत्री है, जैसे कि हम जानते हैं कि आमतौर पर अमूमन होता क्या है कि जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा का ही मेंबर बन सकता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। राज्यसभा का मेंबर भी जो है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो यहां पर यही बोल रहा है कि अगर कोई प्रधानमंत्री है राज्यसभा का और लोकसभा के अंदर मान के चलिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वो ऑपोजिशन पार्टी लेकर के आती है, जहां पर वो ये प्रूव करते हैं, वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आज के समय में जो लोकसभा है उस लोकसभा को उसके मेंबर ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो अलग हो रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी कोई चीज आती है लोकसभा के अंदर और जो प्रधानमंत्री है वो राज्यसभा का मेंबर है, तो राज्यसभा का मेंबर प्रधानमंत्री है तो लोकसभा में वो वोट नहीं कर सकता किसी भी हाल में, इवन अपना भी बचाव नहीं कर सकता है। तो यही कह रहा है प्रधानमंत्री हु बिलोंग्स टू द अपर हाउस कैन नॉट वोट इन द नो कॉन्फिडेंस मोशन। आर्टिकल 75(1) जो है वो कहता है कि प्रधानमंत्री शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है कि जो प्रधानमंत्री है उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। जो अन्य मंत्री हैं उनका भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। लेकिन किसके एडवाइस पर वो लोग आएंगे? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही वो लोग चुने जाएंगे। आर्टिकल 75(2) जो है वो कहता है कि जो मिनिस्टर्स हैं shall hold the office during the pleasure of president। तो इस देश का राजा कौन है? राष्ट्रपति है। और इनको चुना कौन है मंत्री पद पे? तो राष्ट्रपति ने चुना है। तो जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये लोग अपने पद पे बने रहेंगे, और उसके बाद अगर राष्ट्रपति चाहे तो डिसॉल्व कर सकता है, हटा सकता है। सिंपल सी बात है कि जो भी नौकरी पे रख रहा है वो हटा भी सकता है। तो यहां पर यही चीज है कि इनको मंत्री पद पे कौन बिठा रहा है? तो राष्ट्रपति बिठा रहा है, तो अगर वो चाहेगा तो बदल सकता है, वहां पे किसी और को भी ले आ सकता है। प्राइम मिनिस्टर इज जनरली द मेंबर ऑफ लोकसभा बट नॉट कंपल्सरली और रेस्ट्रिक्टेड ही कैन बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे बहुत सारे प्रधानमंत्री जो हैं वो राज्यसभा से आए थे। जैसे पहली बार जो इंदिरा गांधी हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बन करके आई थी तो वो राज्यसभा की मेंबर थी।
डॉक्टर मनमोहन सिंह वो भी राज्यसभा के मेंबर थे और जब वो प्रधानमंत्री के पद पर बैठे। तो आमतौर पर अमूमन जो होता है कि जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा का ही मेंबर होता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, राज्यसभा का मेंबर भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो पहली बार जो प्रधानमंत्री बनी थी, राज्यसभा की मेंबर थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तो उस दिन को हम मनाते हैं गर्ल चाइल्ड डे। जैसे 24 जनवरी जो है वो डे है, वो दिन है कि इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री बनी थी, तो गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं हम उस दिन। तो इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम राज्यसभा एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, बट लेटर शी बिकेम द मेंबर ऑफ लोकसभा। तो पहली बार जब आई थी वो लाल बहादुर शास्त्री के डेथ के बाद, तो वो प्रधानमंत्री बनी, तो वो राज्यसभा की मेंबर थी उसके बाद। और हाँ, उसके बाद जब वो अपना सेकेंड टेन्योर में आई तो वो लोकसभा की मेंबर चुन करके आई थी। द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंस, जो प्रधानमंत्री होता है वही हेड होता है सीएसआईआर का। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सीएसआईआर का हेड कौन है, सीएसआईआर के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया जाता है, और इस साल के जो विनर्स हैं वो कौन कौन है, सीएसआईआर के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया जाता है। वो अवार्ड है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किसको कौन सा अवार्ड उसके तहत दिया गया है। अगर नेशनल डिफेंस की बात करें, नेशनल डिफेंस कमेटी की बात करें, तो उसको भी हेड कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 53 के तहत कि जो हमारी आर्मी है, नेवी है, और जो क्या बोल सकते हैं एयरफोर्स है, उसका हेड कौन होगा, 3 आर्म्ड फोर्सेस का जो हेड है वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है कि नेशनल डिफेंस कमेटी जो है उसका अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री है। तो इस चीज को नोट करके रखिएगा। आर्टिकल 75(5) जो है वो कहता है कि पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस can become a minister but cannot continue a minister for more than 6 months unless he secures a seat in either house of the parliament by election or by the nomination। तो यहां पर यह कह रहा है कि जैसे मान के चलिए कि आप हैं और आप कहीं जा रहे हैं, आपके ऊपर नजर पड़ गई अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की, तो आपको ये दोनों अगर मतलब आप पसंद आ गए इन लोगों को, तो ये लोग आपको कोई भी मंत्रालय दे सकते हैं, आपको कोई भी मंत्रालय दे सकते हैं। लेकिन आपका जो मंत्रालय है वो 6 महीने तक ही बना रहेगा। अगर उसको परमानेंटली आपको कंटिन्यू रखना है, आपको परमानेंट मेंबर बनना है, तो आपको लोकसभा का या तो राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। तो यहां पर यही चीज कह रहा है कि कोई भी इस देश के अंदर इवन प्रधानमंत्री बन सकता है। एक मूवी आई थी नायक, जहां पर एक दिन का सीएम दिखाया गया था। तो वो यही चीज है कि आप इस देश के अंदर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप इस देश के अंदर कोई भी कॉमन पर्सन है, कोई भी मंत्रालय उसको मिल सकता है। लेकिन 6 महीने के भीतर भीतर आपको सदन या संसद का मेंबरशिप अटेन करना है, आइदर ऑफ राज्यसभा और ऑफ लोकसभा। तो ये आर्टिकल नंबर 75(5) में बोला गया है। आर्टिकल 74 वही चीज कहता है कि एक मंत्री परिषद होनी चाहिए जिसका अध्यक्ष कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 75 में हम लोगों ने देख रखा है कि जो यूनियन कैबिनेट जो होती है उसके अंदर कौन होता है, तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो, और प्रधानमंत्री जो होता है उसका मेंबर होता है। यहां पे वही बातें लिखी गई हैं कि प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई राज्यसभा का भले मेंबर है, जैसे डॉक्टर एस जयशंकर, तो डॉक्टर एस जयशंकर राज्यसभा के मेंबर हैं और वो क्या है, विदेश मंत्री हैं। और लोकसभा जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट की है। अगर मान के चलिए कि आज के समय में लोकसभा की सरकार जो है वो गिर जाती है, सपोज गिर जाती है, तो जो राज्यसभा का भी इवन मेंबर है, तो वो जो मंत्रालय मिला है उनको, जो कैबिनेट मिनिस्टर का जो पोर्टफोलियो मिला है, वो चला जाएगा डॉक्टर एस जयशंकर का। डॉक्टर एस जयशंकर जो है वो राज्यसभा के मेंबर तो बने रहेंगे लेकिन जो पोर्टफोलियो है विदेश मंत्री का वो गिर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो वही चीज ये समझाने की कोशिश हो रही है आर्टिकल 75 के अंदर, आर्टिकल 75(3) के अंदर, कि जो मंत्री परिषद है वो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि राज्यसभा के लिए, ना कि संसद के लिए।
ना कि प्रेसिडेंट के लिए। तो क्वेश्चंस यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रेसिडेंट के लिए, राज्यसभा के लिए, संसद के लिए, या फिर लोकसभा के लिए। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा, दैट इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। Article 75 says that the Prime Minister is appointed by the President and other ministers are also appointed by the President on the advice of PM. यहां पर जो पॉइंट है इसको नोट करने लायक है। कहने का मतलब अगर यदि अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो मंत्री परिषद है उसको हेड किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री जो हेड होता है। तो अगर प्रधानमंत्री ने रिजाइन कर दिया या फिर प्रधानमंत्री की डेथ हो गई तो पूरी की पूरी सरकार जो है, जो पूरी की पूरी मंत्रालय है वो खत्म हो जाती है, वो पूरा का पूरा मंत्रालय जो है वो खत्म हो जाएगा। In accordance with the convention of the parliamentary system of the government, the president has to appoint the leader of the majority party in the Lok Sabha as the prime minister, but when no party has the clear majority in the Lok Sabha, the president usually appoints the leader of the largest party in or the coalition in the Lok Sabha as the PM and asks to seek a vote of confidence in the house within a month. तो यहां पर यह कह रहा है कि अगर मान के चलिए सरकार गिर गई तो प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति जो है वो दोबारा इलेक्शन करवाएगा, और दोबारा इलेक्शन में भी अगर मान के चलिए कि कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं आई तो जो लार्जेस्ट पार्टी है उसको दिया जाएगा ऑफर कि भाई साहब आप लोग क्या कर सकते हैं, सरकार बना सकते हैं या फिर आप सरकार बनाएंगे। और कितने दिन के अंदर इसको बनाना होता है, तो 1 महीने के भीतर भीतर इसको कंप्लीट करना होता है। The Prime Minister of India can be the member of any of the House of the Parliament. The Prime Minister advises the President in regard the appointment of important officials. तो कहने का मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वहां पर तो प्रधानमंत्री का सलाह लिया ही जाता है, जैसे कि सेनापति का सलाह लिया जाता था राजा महाराजा के द्वारा। तो आज के समय में भी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति में भी प्रधानमंत्री का सलाह लिया जाता है। नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन सलाह कौन देगा, प्रधानमंत्री देगा। तो जैसा कि जो एजीआई है, आर्टिकल नंबर 76 जो है हमारा कहता है कि हमारे देश के अंदर महान्यायवादी होना चाहिए, तो महान्यायवादी का जो चुनाव होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री का सलाह जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको बताना है कि इस पोजीशन पे कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। जो चेयरमैन है मेंबर ऑफ यूपीएससी, जो चेयरमैन है यूपीएससी का, उसका भी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह के बाद। जो इलेक्शन कमिश्नर है हमारे देश का, इलेक्शन कमिश्नर का भी चुनाव कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री उसमें सलाह देता है। चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन, जो फाइनेंस कमीशन है हमारे देश के अंदर, उसके जो मेंबर्स हैं, जो उसके चेयरमैन हैं, उनका भी चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री का उसमें सलाह रहता है। तो आपका काम है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि कौन इन पदों के ऊपर कौन काबिज है और कब से कब तक उसका टेन्योर है। He advises the president with regard to the summoning and the proroguing ऑफ द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो कहने का मतलब यह है कि जो प्रधानमंत्री है, ये देखिए सदन के अंदर जो कार्यवाही चलती है उसको शुरू करने का और उसको खत्म करने का जो काम है वो राष्ट्रपति का ही होता है, लेकिन उसको शुरू कब करना है और उसको खत्म कब करना है राष्ट्रपति के द्वारा किया तो जाएगा, लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री का सलाह भी जो होता है वो मान्य होता है और प्रधानमंत्री के सलाह पे ही सदन की कार्यवाही शुरू होती है और उसको खत्म भी किया जाता है। When the Lok Sabha passes no confidence motion, अगर लोकसभा में no confidence motion शुरू हो गया या चालू हो गया, the Council of Ministers, all the ministers have to resign, including those ministers who are from राज्यसभा। तो जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर विपक्ष ने ले आया और उसको प्रूव कर दिया, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया, वो केवल लोकसभा में ही पास होता है, लोकसभा में ही ले आया जा सकता है। तो जितने भी मंत्री हैं उन सभी को क्या करना पड़ेगा, अपने पद से हटना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। और नॉट ओनली द मेंबर ऑफ द लोकसभा, जो राज्यसभा के भी मेंबर्स थे उनको जो पोर्टफोलियो मिला था उस पोर्टफोलियो से उनको रिजाइन देना पड़ेगा ताकि नए लोग फिर से आ सके।
द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ द मिनिस्टर्स। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, और जो उप मंत्री होते हैं, वो 3 तरीके के 3 प्रकार के मंत्रियों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। जो अंतर होता है वो होता है उनके ओहदे का, उनकी जो पर्क्स होते हैं, एम्यूलमेंट्स होते हैं, जो उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, उसमें अंतर होता है। तो आपको पता ही है कि जो सबसे ऊंचे ओहदे पे होगा तो उसके पास ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी डिसीजन मेकिंग की, और जो नीचे आते जाएगा तो उसके जो जिम्मेदारियां हैं, जो उनके काम हैं, वो कम होते चले जाएंगे। तो वैसे ही है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स का होता है, फिर उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और उसके बाद डेप्यूटी मिनिस्टर्स। The total number of ministers, including the Prime Minister and the Council of Ministers, do not exceed 15%. तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो मंत्रालय है, कहने का मतलब जिसको पोर्टफोलियो मिला हो। अब देखिए, जैसे एक बात कहें तो जितने भी मंत्री हैं, जितने भी नेता हैं जो चुन करके गए हैं लोकसभा में, अब लोकसभा के अंदर हम देखें तो 543 मेंबर्स हैं, और राज्यसभा के अंदर 250 मेंबर्स हैं या 245 मेंबर्स हैं आज के टाइम पे। तो अराउंड 750 के आसपास मेंबर्स हैं। तो क्या इन सभी लोगों को मंत्रालय दे दिया जाएगा? क्या इन सभी लोगों को क्या बोल सकते हैं, इन लोगों को मंत्रालय दिया जाएगा क्या? इतने सारे मंत्री अगर हो जाएंगे, सबके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाएंगी क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि 15% से ज्यादा केंद्रीय मंत्री नहीं हो सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं हो सकते, या फिर जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और जो डेप्यूटी मिनिस्टर्स हैं, तो ये जो मंत्री हैं ये 15% से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। तो अगर हम देखें तो 545 मेंबर्स अगर हैं आज के समय में, 543 मेंबर्स हैं, 543 मेंबर्स हैं लोकसभा के भीतर। तो अगर इसका कितना 15% आप निकालें, 15% ऑफ 543, तो ये कितना आता है? ये तकरीबन 80 के आसपास आएगा। तो 80 मंत्री से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये 80 से ज्यादा नहीं हो सकते। ये चीज यहां पे एक कैप लगाया गया है, यहां पर बाउंड्री सेट की गई है कि ज्यादा लोग मंत्रालय नहीं होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने लोग ही होल्ड कर सकते हैं? तो 15% लोग ही मंत्रालय को होल्ड कर सकते हैं। और यह तय किया गया था 91वां संविधान संशोधन 2003। हम लोगों ने 92वां संविधान संशोधन पढ़ा था, जहां पर 4 भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो है ये ऐड की गई थी। 92वां संविधान संशोधन। तो आप उससे जस्ट एक पहले जो संविधान संशोधन है 2003 के अंदर, वो क्या है कि 15% से ज्यादा लोग मंत्री नहीं बन सकते। The Union Council Ministers are collectively responsible to the लोकसभा। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो लोकसभा के लिए ही सब जिम्मेदार हैं, तो यहां पर अगर देखा जाए तो जो सरकार है वो एक तरीके के जहाज की जैसी है, चलेंगे तो सब, डूबेंगे तो सब। तो कहने का मतलब सभी लोग, मंत्री, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी लोग हैं, अगर वो रिजाइन कर देते हैं तो पूरी की पूरी लोकसभा डिसॉल्व होगी। अगली चीज क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें। अगर कोई भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा के अंदर, अगर लोकसभा के अंदर कोई भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है और is not approved by it, when a bill introduced by the minister in the Lok Sabha is not approved by it, the entire council of minister is responsible and not the minister। तो अगर मान के चलिए कि कोई बिल प्रस्तुत किया गया सदन के अंदर, लोकसभा के भीतर, और उसको पास नहीं किया गया या फिर वो पास नहीं हो पाया, तो यहां पर केवल वो जो मेंबर जिसने वो पेश किया था वो ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, पूरी की पूरी सरकार उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी कि क्यों नहीं बिल जो है वो पास हो पाया। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉन लूजिंग कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा शैल रिजाइन टू फैसिलिटेट न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन। तो कहने का मतलब अगर
जो काउंसिल ऑफ मंत्री परिषद है, अगर उसने कॉन्फिडेंस लूज कर लिया लोकसभा के अंदर, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी चीज अगर प्रस्तुत हो जाती है और वो पास हो जाती है, तो क्या होगा कि पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। और रिजाइन इसलिए करेंगे कि ताकि नई सरकार जो है उसका गठन किया जा सके। द मिनिस्टर शैल नॉट टेक एनी डिसीजन विदाउट बीइंग कंसिडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज पर आर्टिकल 78C। तो यहां पर यह है कि जो भी मान लीजिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, तो वो अकेले कोई भी फैसला कोई भी नहीं ले लेगा। यहां पर फैसला आपको पूरी की पूरी टीम के साथ लेना पड़ेगा, इंडिविजुअल फैसले नहीं लिए जाते हैं। तो यहां पर वही चीज दी गई है कि जो मंत्री हैं वो 5 कैटेगरीज में है। पहले सबसे ऊपर कौन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन कौन होल्ड करता है, तो प्रधानमंत्री होल्ड करता है। सेकंड नंबर पे कौन होल्ड करता है, तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होल्ड करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो हमारे पहले डेप्यूटी प्रधानमंत्री थे। फिर उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, और उसके बाद डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये 5 पोजीशंस है जिसको होल्ड किया जाता है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद। अब करंट अफेयर्स की तैयारी होगी और भी आसान, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हो, चाहे आप किसी भी कोचिंग से क्यों ना हो, आप बिल्कुल निःशुल्क हमारे संस्था पर आकर पढ़ सकते हैं ऑफलाइन, बिल्कुल फ्री। समय होगा शाम को 5 बजे, माह के प्रत्येक दूसरे शनिवार को, और जगह होगा कंपटीशन कम्युनिटी, मंगला चौक, बिलासपुर। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।